शिक्षा और संस्कृति की यह आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है। इस रेडियो पर हम समुदाय और समाज की जागरूकता के लिए कई तरह की जानकारियां, कई तरह के कार्यक्रम लेकर आते हैं। तो वहीं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से जुड़े हुए शिक्षार्थियों के लिए भी कई तरह की जानकारियां हम इस रेडियो पर लेकर आते हैं। फिलहाल अभी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जियो टेक्निकल और अर्थक्वेक इंजीनियर, साथ ही डायरेक्टर रेजल इंफ्रा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड डॉक्टर भावेश पांडे। तो डॉक्टर भावेश पांडे, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो हल्द्वानी के स्टूडियो में। धन्यवाद। तो जैसे हम देखते हैं कि उत्तराखंड जो हमारा राज्य है वो कई बार कई तरह की आपदाओं से घिरा रहता है, और खास तौर पर भूकंप भी यहाँ पर एक आपदा है जो कि उत्तराखंड में अक्सर हमें देखने को मिलती है। तो ये भूकंप क्या हैं, क्यों आते हैं और किस तरीके से इन भूकंप के दौरान में अपना बचाव हम कर सकते हैं, इस बारे में हम आज डॉक्टर भावेश पांडे से बात करेंगे। तो डॉक्टर भावेश पांडे, जैसे अगर हम सबसे पहले जानना चाहें, एक जो कि एक सारी चीजों से अनभिज्ञ है, जो कि खास तौर पर धरती का जो विज्ञान है उससे जो अनभिज्ञ है, उसके लिए अगर हम साधारण शब्दों में भूकंप को परिभाषित करें और खास तौर पर ये जानना चाहें कि भूकंप क्यों आते हैं, तो किस तरीके से इसे आम आदमी को समझाया जा सकता है? भूकंप दो शब्दों से बना है, भू और कंप। भू मतलब धरती, कंप मतलब कंपन। तो धरती में होने वाले हर तरीके के कंपन आप भूकंप की श्रेणी में ला सकते हैं। उन्हीं कंपनों में जो कंपन आपके लिए असुविधाजनक होते हैं और आपके लिए नुकसानदायक होते हैं, उनको हम भूकंप कहते हैं, और उनसे हमें डर भी लगता है। जो जितने भी भूकंप है, धरती में हर समय कंपन है किसी न किसी कारण से, बहुत तरह के कारणों से। पर जब हम भूकंप की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर अब बात करेंगे उन भूकंप की जो हमारे लिए असुविधाजनक है, जो हमें महसूस होते हैं। जो कंपन हमें महसूस नहीं होते उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे, जो हमें महसूस होते हैं और जो हमारे लिए नुकसानदायक है। तो इस तरीके के भूकंप जो उत्तराखंड में और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जो आते हैं, उनके दो कारण हैं। एक तो जिसको हम प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स का मतलब है धरती के अंदर की दो टेक्टोनिक प्लेट्स का आपस में घर्षण या टकराना, जिसके बारे में आपने सुना होगा, बहुत बार सुनने में आता है कि एक इंडियन प्लेट है, एक यूरेशियन प्लेट है, और जो दोनों आपस में टकरा रही हैं। तो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकरा रही हैं और उसकी वजह से भूकंप आते हैं। दूसरा एक कारण और भी है, जो है लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड्स से भी भूकंप आते हैं, पर वो बहुत छोटे होते हैं और बहुत लोकलाइज्ड होते हैं। जहां पर लैंडस्लाइड होता है उससे उसके 1-8 किलोमीटर 2 किलोमीटर के रेडियस में वो महसूस होते हैं। इसलिए अब हम फिर से इसको और विस्तृत करेंगे तो हम ये समझेंगे कि जो हमारे लिए, पूरे राज्य के लिए या पूरे उत्तरी भारत के लिए जो नुकसानदायक भूकंप है, वो है जो प्लेट टेक्टोनिक्स से आ रहे हैं। तो उत्तराखंड एक ऐसी जगह पे है जहां पर प्लेट टेक्टोनिक्स का मूवमेंट बहुत ज्यादा है। बल्कि कई रिसर्च हैं जिसमें ये पाया गया है कि जो हल्द्वानी का एक क्षेत्र है, ये करीब करीब 2.5 सेंटीमीटर से 2.8 सेंटीमीटर के बीच नॉर्थ को शिफ्ट होता है हर साल। तो इतना ज्यादा जो शिफ्टिंग है, ये प्लेट टेक्टोनिक्स के मूवमेंट की वजह से है। और ये मूवमेंट की वजह से जो टकराव है इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का, वहां पर जो घर्षण हो रहा है उससे एनर्जी जमा हो रही है। जो वहां पर एनर्जी जमा हो रही है, वो उसी एनर्जी के रिलीज, जब वो रिलीज होती है तो वहां पर भूकंप आता है, वहां पर जनरेट होता है। आप इसको एक तरीके का धरती के अंदर हुआ धमाका समझ सकते हैं, या आपने हाथ में एक स्प्रिंग जो दबा के रखा है और वो हाथ से छूट गया, तो उसका छूटना समझ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सरल भाषा में। जी, जैसे आपने हमारे श्रोताओं के लिए स्पष्ट किया कि जैसे जो उत्तराखंड का जो इलाका है, यहाँ पर जो भूकंप आते हैं, कई बार वो आते हैं भूस्खलन की वजह से, जो कि एक छोटे पैमाने पर रहता है। और जैसे दूसरा जो आपने यहाँ पर जो हमारे श्रोताओं के लिए स्पष्ट किया, वो है कि जैसे जो धरती की जो प्लेट्स होती हैं, जब वो आपस में रगड़ती हैं या फिर लगातार उनमें जो घर्षण रहता है, लगातार उनमें जो तनाव बना रहता है, जब वो तनाव एक बार कभी रिलीज होता है या खुलकर सामने आता है, तो वो कहीं ना कहीं भूकंप की शक्ल में आता है। तो जैसे जो आपका जैसे एक जो कार्य रहा है बतौर अर्थक्वेक इंजीनियर, यानी कि भूकंप से जुड़े हुए जो अध्ययन आप लगातार करते आए हैं, तो आप लोगों का कार्य इसमें क्या रहता है और किस तरीके की इसमें प्रकृति रहती है कार्य की, और क्या इसमें आगे किस तरीके से जो हमारे श्रोता हैं वो समझ सकते हैं इसे? हम लोगों का कार्य, क्योंकि मैं बेसिकली सिविल इंजीनियर हूँ, तो भूकंप पे काम करने वाले कई तरीके के लोग होते हैं।
जिसमें जियोलॉजिस्ट हैं जो धरती की जियोलॉजी को समझते हैं, धरती के अंदर की बनावट को समझते हैं और उसकी वजह से उससे भूकंप के कारणों को समझते हैं। सिस्मोलॉजिस्ट हैं, वो भी भूकंप स्टडी करते हैं। सिस्म का मतलब भी वाइब्रेशन है, कंपन है, तो जो कंपन की साइंस को समझते हैं उनको सिस्मोलॉजिस्ट कहते हैं। ऐसे ही हम लोग हैं जो अर्थक्वेक इंजीनियर हैं, तो हम अर्थक्वेक इंजीनियरिंग की बात करते हैं। इंजीनियरिंग का मतलब है कि भूकंप की वजह से जो कंपन हो, उस कंपन से जो भी हम बिल्डिंग्स बना रहे हैं, जो हम स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, उनको हम सुरक्षित बना सकें। तो मेरा जो पूरा कार्य क्षेत्र है वो है जियो टेक्निकल अर्थक्वेक इंजीनियरिंग। मतलब कि जो आपकी धरती के नीचे जो आपकी बिल्डिंग बनती है, बिल्डिंग की जो फाउंडेशन बनती है, वो उसको भूकंप से कम नुकसान हो और उसको समझना, या आपकी धरती जो उसमें अगर भूकंप आएगा तो भूकंप आते समय आपकी बिल्डिंग को किस तरह का नुकसान होगा, ये समझना। तो अर्थक्वेक इंजीनियरिंग एक बहुत विस्तृत एक क्षेत्र है, जिसमें दूसरा एक क्षेत्र स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का भी है। जो लोग ये स्टडी करते हैं, ये बताते हैं कि बिल्डिंग कैसी बननी चाहिए ताकि अर्थक्वेक आने पे, भूकंप आने पे बिल्डिंग सेफ रहे। मेरा काम है बिल्डिंग का ही जमीन के नीचे के हिस्से को सेव करना। स्ट्रक्चर इंजीनियर का काम है जमीन के ऊपर के हिस्से को सेव करना। जैसे आपने कहा कि जो आपका कार्य है ये है कि जब भी कभी भूकंप आए तो आप किस तरीके से जो नींव है, एक तरीके से जो भी आपका निर्माण कार्य है उसकी जो नींव है उसके निचले हिस्से को किस तरीके से सुरक्षित रखना है। तो क्या जिस तरीके से आपका कार्य रहता है, इससे क्या आगे भूकंप से पहले कोई चेतावनी भी आसपास के लोग हैं, क्या उन तक कोई चेतावनी भी पहुंच सकती है? और साथ ही जैसे जो निर्माण कार्य है उसकी जो नींव को सुरक्षित रखने के लिए क्या कुछ खास या ठोस कदम उठाए जाने चाहिए या उठाए जा सकते हैं? पहले सवाल से शुरू करते हैं, चेतावनी की बात से। तो चेतावनी के लिए दुनिया भर में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई हैं, जिसको बोलते हैं अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग। यहां पर मैं ये बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि वार्निंग है, प्रिडिक्शन नहीं है। प्रिडिक्शन का मतलब होता है कि आप बहुत समय पहले एक भविष्यवाणी कर रहे हैं कि इतने दिन बाद इस तारीख को इतने बजे ऐसा होगा। वार्निंग का मतलब है कि जो इवेंट है वो शुरू हो गया है, लेकिन वो कुछ दूर शुरू हुआ है, आप तक अभी नहीं पहुंचा है, आप तक पहुंचने में समय है और आपको पहले से एक जानकारी मिल जाएगी वो आप पे पहुंचने वाला है। जैसे कि किसी डैम से पानी छोड़ा गया तो वहां से एक सायरन बजा जो कई किलोमीटर तक सुनाई दिया और आगे तक की जनता को, जहां तक नदी का पानी पहुंचेगा, एक जानकारी मिल गई कि आपके पास पानी पहुंचने वाला है, आप नदी से दूर चले जाइए। तो इसको चेतावनी कहते हैं। तो यहां पर वार्निंग की बात हो रही है। वार्निंग के ऊपर बहुत काम हुआ है, मैंने भी वार्निंग के ऊपर बहुत काम किया है। बल्कि उत्तराखंड में 160 सेंसर्स लगे हुए हैं जो आईआईटी रुड़की ने लगाए थे, और ये प्रोजेक्ट उत्तराखंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का था। इसको अभी भी उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी अभी भी मॉनिटर कर रहा है। और इस प्रोजेक्ट में 160 सेंसर लगे हुए हैं जो ये चेक करते हैं कि जहां पर अर्थक्वेक का एपिसेंटर होता है, जहां पर केंद्र होता है, सेंसर उसके आसपास लगाए जाते हैं और वहीं पर आपको ये पता चल जाता है कि भूकंप आ रहा है। जैसे ही उन सेंसर्स को पता चलता है भूकंप आ रहा है, दूर के क्षेत्रों पे एक वार्निंग इशू जाती है कि आपके पास भूकंप आने वाला है, आप सुरक्षित हो जाइए। तो ये चेतावनी है। इस पे एक पायलट प्रोजेक्ट हुआ है, अभी तक पब्लिक नहीं हुआ है क्योंकि पब्लिक करने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। आपको टेक्नोलॉजी को बिल्कुल फूल प्रूफ बनाना होता है, जिसमें बहुत समय लगता है, पर इस पे काम हो रहा है। दूसरी चीज है कि आप बिल्डिंग में क्या कर सकते हैं। तो बिल्डिंग की जहां तक बात है तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिल्डिंग, सबसे पहले तो आप जमीन की जांच कराइए जहां पर आप बिल्डिंग बना रहे हैं कि उस जमीन की लोड सहने की क्षमता क्या है। उस हिसाब से आपकी फाउंडेशन बननी चाहिए और फाउंडेशन और बिल्डिंग का स्ट्रक्चर दोनों का दोनों किसी इंजीनियर के द्वारा डिजाइन किया होना चाहिए और उसकी एक इंजीनियर से मॉनिटरिंग होनी चाहिए ताकि वो जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है वो इस तरह की हो कि स्ट्रक्चर भूकंप रोधी हो। भूकंप रोधी का मतलब ये नहीं है कि भूकंप आने पे वो उसको नुकसान नहीं होगा। भूकंप रोधी का मतलब ये है कि भूकंप आने पे आपको नुकसान नहीं होगा। तो ये दो चीजें हैं। जैसे आपने कहा कि आप किसी इंजीनियर से मॉनिटरिंग कराइए आप अपनी ज़मीन की, तो उसके लिए जो हमारे लिसनर्स हैं या फिर जो भी अगर कोई निर्माण कार्य करवाना चाह रहे हैं, अगर वो चाहें किसी इंजीनियर से अपनी ज़मीन की जांच करवाना या फिर पूरी तरह से उस ज़मीन को, उसकी भार वहन क्षमता की जांच कराना, तो किस तरीके से वो संपर्क कर सकता है या फिर किस तरीके से वो? अब यहीं उत्तराखंड में बहुत सारी एजेंसीज हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह का काम करते हैं और ये काम दो तरीके से किया जाता है। ड्रिलिंग भी की जाती है और ड्रिलिंग करके सैंपल्स लिए जाते हैं, उनको लैब में टेस्ट किया जाता है। और कई एजेंसीज हैं जो इस काम को करती हैं।
दूसरा तरीका है जैसे आपके शरीर का अल्ट्रासाउंड होता है उस तरीके से, उसको करने वाली एक दो ही एजेंसीज हैं पूरे उत्तराखंड में, जिसमें से एक प्राइवेट है और बाकी एक आईआईटी रुड़की है। तो आप इनमें से किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जो कॉलेजेस हैं, बड़े कॉलेजेस हैं, जैसे पंतनगर यूनिवर्सिटी है, पंतनगर यूनिवर्सिटी भी जमीन की जांच करती है। इस तरह की जांच कराना अच्छा होता है ताकि आपको सही सही जानकारी हो कि आप जिस जगह पे बिल्डिंग बना रहे हैं उस जगह पे कैसी बिल्डिंग बननी चाहिए और वो कैसे बननी चाहिए, दोनों ही चीजें। जैसे आपने ये बताया कि जो भी आपका निर्माण कार्य है उसके नीचे जो जमीन है उसकी भार वहन क्षमता क्या है, इसकी जांच के लिए आपने दो तरीके हमारे श्रोताओं को बताए और कहाँ वो संपर्क कर सकते हैं ये भी आपने बताया। जैसे अगर मान लीजिए कहीं पर भूकंप आ रहा है तो सबसे पहले उस भूकंप से अपने बचाव के लिए क्या कुछ कदम हमें उठाने चाहिए, या फिर क्योंकि कई लोगों का ये रहता है कि जब भूकंप आता है तो वो अक्सर अपने घरों से बाहर निकल के भाग रहे होते हैं, तो क्या वो रास्ता सही है या फिर इसके अलावा कोई और विकल्प होना चाहिए? भूकंप आ रहा है तो भागना वो रास्ता ही नहीं है, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप भाग के अपने को बचा सको। भूकंप आपको भागने का समय नहीं देता। आप भागने की कोशिश करोगे तो हो सकता है आपको ज्यादा नुकसान हो। भागना, छत से कूद जाना, ये ऑप्शन है ही नहीं। सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन है कि आप बिल्डिंग इस तरह से बनाइए ताकि बिल्डिंग गिरे नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, बिल्डिंग नहीं गिरेगी, ये बात महत्वपूर्ण है। बिल्डिंग नहीं गिरी, अब बिल्डिंग तो नहीं गिरनी है, लेकिन आपको बिल्डिंग में जो पेरिफेरल्स हैं, जो नॉन स्ट्रक्चरल पार्ट्स हैं, जैसे आपकी फॉल्स सीलिंग है, आपके पंखे हैं, आपकी अलमारी है जो लूज है, लकड़ी की अलमारी आपने रखी हुई है दीवार से सटा के, या अलमारी के ऊपर कोई बड़ा बैग रखा हुआ है, ऐसी चीजें भूकंप आने पे गिर सकती हैं। तो आपको इन सब चीजों से दूर जाना है, भारी सामान ऊंचे में नहीं रखना है, और आपको बिल्डिंग के उन हिस्सों में जाने की कोशिश करनी है जहां पर नुकसान की संभावना कम से कम है। इसके लिए जो कॉर्नर्स होते हैं बिल्डिंग के, किसी भी कमरे के कॉर्नर्स होते हैं, वो सबसे सेफ होते हैं। कमरे के कॉर्नर्स पे नुकसान सबसे कम होता है। दीवार का जो सेंटर होता है वहां पर सबसे ज्यादा नुकसान होता है। तो हमेशा कमरे के कॉर्नर की तरफ जाइए और वहां पर जाके खड़े हो जाइए, भूकंप के रुकने का इंतजार कीजिए। अगर आप कमरे के कॉर्नर तक नहीं जा पा रहे हैं तो कोशिश करिए कमरे के बीच में कहीं पर अगर कोई मेज है या कोई बेड है तो उसके नीचे घुस जाइए। तो ऊपर से कुछ गिरेगा तो आपके सिर पे नहीं गिरेगा, आप सुरक्षित होंगे। अगर कुछ गिर गया है, आप दब गए हैं, तो जो निकालने के लिए लोग आएंगे उनका इंतजार करिए, पैनिक मत करिए। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है भगवान की दया से, तो जब भूकंप रुक जाए उसके बाद शांति से घर से बाहर निकलिए जल्दी। उसके बाद आपको घर के अंदर नहीं रुकना है एक मिनट भी। लेकिन भूकंप आते समय आपको नहीं भागना है। आते समय बिल्डिंग से भागना आपके लिए ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि आपके पास उस कमरे के अंदर ही बहुत सारी जगह है जहां पर आप सुरक्षित हो सकते हैं। पर भागते समय आपको पता भी नहीं होगा कि कौन सी जगह असुरक्षित है, और भागते समय उस जगह पे आप पहुंचे और कुछ गिर गया तो आपको हो सकता है ज्यादा नुकसान हो जाए। तो अपने कमरे में चिन्हित करिए कहां पर भूकंप आने पे आपको, आपके परिवार के लोगों को जाना चाहिए, और उन जगहों को हमेशा खुला रखिए ताकि वहां पर जाके आप अपने को सुरक्षित कर पाए। उत्तराखंड जो हमारा राज्य है यहाँ पर कई बार कई तरह के भूकंप आए हैं और भूकंप के जो कारण हैं उसके बारे में भी हमने बात की। तो क्या लगता है कि अभी जो उत्तराखंड में जो भूकंप आते हैं वो किस तीव्रता के आते हैं, या फिर जो आगे कोई और जो खतरे की संभावनाएं हैं वो किस तरीके की हैं? अभी पिछले 20 सालों में जो भूकंप आ रहे हैं वो 4 की तीव्रता के आ रहे हैं। इसमें दो चीजें हैं, एक तो मैग्नीट्यूड है जिसको हम रिक्टर स्केल में नापते हैं। कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पर मैं इस बात को क्लियर करना चाहूंगा कि जब हम रिक्टर स्केल की बात करते हैं तो रिक्टर स्केल का मतलब है कि जहां पर भूकंप शुरू हुआ वहां पर कितनी ऊर्जा निकली। इसको आप अगर दिवाली से समझना चाहें तो बड़ा आसान होगा कि आपने एक छोटा सा चिटपिटिया बम फोड़ा, या आपने मिर्ची बम फोड़ा, या थोड़ा बड़ा बम फोड़ा, तो जो साइज है बम का साइज, वो ये रिक्टर स्केल है। और दूसरी चीज है इंटेंसिटी, जो आपने महसूस की। जैसे बम फटा तो आपको कितनी रोशनी दिखी या आपको कितनी आवाज सुनाई दी, वो उसकी इंटेंसिटी है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसलिए कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि हल्द्वानी में कितने रिक्टर स्केल का था। ऐसा नहीं होता, रिक्टर स्केल कांस्टेंट है, वो उस जगह का ही है जहां पर भूकंप शुरू हुआ। तो अभी जो उत्तराखंड में भूकंप आ रहे हैं जिनका केंद्र उत्तराखंड में होता है, वो ज्यादातर पिछले 20 सालों में 4 के आसपास रहे हैं, 4 से 5 के बीच में रहे हैं। लेकिन 90 के दशक में 2 भूकंप थे जो 6 की तीव्रता के थे। पर ये सन 1800 के आसपास, करीब करीब 200 साल पहले, उत्तराखंड में एक बड़ा भूकंप आया था जो 8 की तीव्रता का था। 200 साल से उत्तराखंड में कोई भी 8 की तीव्रता का भूकंप नहीं आया है। हालांकि उत्तराखंड पूरी हिमालयन बेल्ट में, जिसमें 4
भूकंप मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तो है कांगड़ा जो 1905 में आया, एक 1930 के दशक में बिहार नेपाल बॉर्डर पे आया, और तीसरा 2015 में नेपाल में आया, और एक सिक्किम में आया था 2011 में शायद। तो ये जो भूकंप है ये बड़े भूकंप थे जो पूरी हिमालयन बेल्ट में आए थे, जिसमें उत्तराखंड का एक क्षेत्र अभी छूटा हुआ है, जिसमें 200 साल में कोई बड़ा भूकंप नहीं आया है, 8 का भूकंप नहीं आया है। तो ये जो बड़े भूकंप हैं ये ज्यादातर साइंटिस्ट ये मानते हैं, आपने कई बार अखबारों में पढ़ा भी होगा, एनजीआरआई हैदराबाद के साइंटिस्ट या आईआईटी रुड़की के साइंटिस्ट के द्वारा लिखा गया कि उत्तराखंड में एक भूकंप पेंडिंग है। वो इसीलिए बोलते हैं पेंडिंग है क्योंकि आखिरी भूकंप 200 साल पहले आया था, उसके बाद कोई बड़ा भूकंप नहीं आया है। तो जैसे आपने कहा कि उत्तराखंड में अभी एक भूकंप पेंडिंग है, जो कि कई बार जो वैज्ञानिक हैं उनका कहना रहता है, तो अगर जो हमारे निर्माण कार्य होते हैं वो अगर पूरी जांच पड़ताल के साथ, पूरी इंजीनियरिंग के साथ अगर तैयार किए जाएं, तो कहीं ना कहीं उनसे ये हो सकता है कि जब वो एक जो तीव्र भूकंप भी आएगा तो उससे हमारे पास बचने के लिए काफी हद तक जो है संभावनाएं रहेंगी। अगर आपने स्ट्रक्चर को इंजीनियरिंग तरीके से बनाया है तो बहुत संभावना होगी कि जान की हानि नहीं होगी। जान की हानि सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जब भूकंप रोधी भवन निर्माण की जो फिलॉसफी है वो ये कहती है कि बिल्डिंग ऐसे बननी चाहिए कि जान की हानि ना हो, और बिल्डिंग में ऐसा कोई नुकसान ना हो जिसको रिपेयर ना किया जा सके अगर भूकंप छोटा है। अगर भूकंप बहुत बड़ा है और बिल्डिंग में ऐसा नुकसान हो भी जाए कि वो रिपेयर ना हो सके, तब भी जान की हानि नहीं होनी चाहिए। ये अर्थक्वेक इंजीनियरिंग की जो डिजाइन है, बिल्डिंग डिजाइन, उसकी फिलॉसफी यही बात कहती है। तो अगर आप बिल्डिंग को सही तरीके से डिजाइन करवाएंगे किसी इंजीनियर से, तो ये जरूर होगा कि आपकी जान की हानि नहीं होगी, चाहे आपको घर में कुछ खर्चा करके दोबारा रिपेयर करानी पड़े। अगर हम बच गए तो खर्चा करके रिपेयर कराना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। जी, तो भवेश पांडे जी, जैसे अभी आपने बताया कि कहीं ना कहीं जान सबसे बड़ी बात है, जान सबसे ज्यादा कीमती है। अगर आप जिंदा हैं, जीवित हैं, तो आप कहीं ना कहीं जो भौतिक संसाधन है आप उनको दोबारा बना सकते हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि कई बार एक जो जागरूकता रहती है आम जनमानस में, उस जागरूकता की एक कमी रहती है। तो जागरूकता के लिए क्या कुछ खास कदम उठाए जा सकते हैं, और आम आदमी क्या कुछ इस चीज के लिए अपने कदम उठा सकता है? जागरूकता के लिए स्कूलों में, और हम लोगों ने एक शुरू किया था एक इवेंट, जिसमें हम स्कूलों में जाके अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। कुछ 3-4 स्कूलों में हमने किया भी, और उसके बाद कहीं से कुछ ऐसा रिस्पांस नहीं मिला कि हम जाके कुछ कर पाए। लेकिन प्रयास रहता है कि हम स्कूलों में जाएं, वहां पर टीचर्स को इकट्ठा करें, उनको बताएं कि भूकंप में किस तरीके से नुकसान होता है और उससे आपको कैसे बचना चाहिए। और फिर हमें बताते हैं कि एसओपी क्या है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है। अगर आपको पता चल गया भूकंप आ रहा है तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है, आपको क्या करना है, और इस चीज की आपको ट्रेनिंग बच्चों को देनी है। क्योंकि ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। ट्रेनिंग से आपकी मसल मेमोरी बनती है। जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको ब्रेक लगाने के लिए सोचना नहीं पड़ता कि मेरी गाड़ी 1 मिनट के अंदर रुकनी चाहिए तो मैं अब ब्रेक लगाऊंगा। तो आपका पैर ब्रेक में अपने आप जाता है, ऑटोमेटिक जाता है, क्योंकि वो आपकी मसल मेमोरी है। ट्रेन है, मांसपेशियां अपने आप पैर उठता है और एक ब्रेक पे लग जाता है। ये इसलिए है क्योंकि आपने गाड़ी की ट्रेनिंग ली है, गाड़ी चलाने की। तो ऐसे ही अगर आप बच्चे को बचपन से ट्रेनिंग देंगे कि उसको किसी हैजार्ड के केस में किस तरीके से ऑपरेट करना है, किस तरीके से बचना है, तो वो वैसा ही रिएक्ट करेगा अगर उसको पता चलेगा भूकंप आ रहा है। तो इस चीज की ट्रेनिंग हम देने की स्कूलों में कोशिश कर रहे हैं। आप अगर जापान का एग्जाम्पल लेंगे तो जापान में ये बहुत कॉमन होता है, इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। और वहां पर बच्चे जब भूकंप का सायरन बजता है, क्योंकि जापान में करीब 15-20 सेकंड पहले वार्निंग आती है भूकंप की, जिसकी मैं अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग की बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, तो वहां पर चेतावनी 10-15 सेकंड पहले आ जाती है। तो आप देखेंगे कि स्कूल के बच्चे जैसे ही घंटी बजती है कि भूकंप आ रहा है, तो वो सीधे अपनी टेबल के नीचे घुस जाते हैं, अपना बैग अपने सिर पर रखते हैं, टेबल के नीचे घुस जाते हैं और टर्टल बन जाते हैं। टर्टल मतलब कछुआ बन जाते हैं बेसिकली। तो उसका फायदा ये होता है कि अगर कुछ ऊपर से गिरा तो उनको नुकसान नहीं होगा। और उसके बाद जब भूकंप रुकता है तो वो धीरे धीरे लाइन में बिल्कुल डिसिप्लिन से बाहर निकलते हैं, क्योंकि वो उसके लिए ट्रेंड है। तो इस ट्रेनिंग का हम दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और गांव में, ग्राम पंचायतों में महिलाओं को ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो घरों में क्या कर सकती हैं जिससे वो सुरक्षित रह पाए भूकंप के इवेंट में। पहाड़ों में तो घरों में कैसे चिन्हित करें कहां पर कौन सी लोकेशन सेफ है, तो इसके लिए हम पहाड़ों में, गाँव में भी एक हम प्रोग्राम कर रहे हैं धीरे धीरे। तो श्रोताओं, ये थे डॉक्टर भावेश पांडे, जो कि
अर्थक्वेक इंजीनियर हैं, तो इनसे काफ़ी सारी बातें अभी हमने साझा की। इन्होंने काफ़ी सारी बातें हमसे और आपसे साझा की कि किस तरीके से हम भूकंप में खुद को सुरक्षित रख सकते हैं और कैसे हम एक जो तीव्रता वाले जो भूकंप होते हैं उनके लिए हम आने वाले भविष्य में तैयार हो सकते हैं। तो डॉक्टर भावेश पांडे, आपसे इतनी सारी बातें और इन सब सुझावों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और साथ ही अगर इस बातचीत में कोई और खास बातचीत या फिर कोई और खास बात जो आपको लगता हो कि अभी इसमें शामिल होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हो पाई है, और आप हमारे श्रोताओं के लिए रखना चाहें, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। धन्यवाद मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए और इस तरह के डिस्कशन में इन्वॉल्व होने के लिए। बस मैं यही कहना चाहूंगा कि हम लोगों को सुरक्षित रहना है और सुरक्षित रहने के लिए हमें जागरूक होना है। जागरूकता ही आपको सुरक्षा की तरफ ले जाएगी और कोई तरीका नहीं है, और एक जागरूक व्यक्ति ही अपने को सुरक्षित कर सकता है। इसलिए कोशिश करिए कि जब भी आप कोई घर बनाए तो उसको किसी इंजीनियर से कंसल्ट करके बनाएं, और अगर आपका बना हुआ पुराना घर है तो भी किसी इंजीनियर से कंसल्ट करें और अपने घर में उन लोकेशंस को चिन्हित कराएं जहां पर आप सुरक्षित हो सकते हैं जब भूकंप आए। और घर में हर कुछ दिन में एक ड्रिल करिए, ताकि घर में, स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में एक ड्रिल होनी चाहिए कि जब भूकंप आएगा तो आप क्या करेंगे, ताकि आपके अंदर ये प्रैक्टिस हो कि हाँ मुझे यही करना है। आप भागे नहीं घर से बाहर को भूकंप आते समय, वो आपको ज्यादा नुकसान करेगा। तो इस तरह की ड्रिल आप कंटिन्यूस करिए। एक इमरजेंसी बैग बनाइए जिसमें इमरजेंसी का सामान हो, ताकि अगर इस तरह का कोई इवेंट आया और आपको घर से बाहर रहना पड़ा तो आपके पास जरूरी सामान की चीजें हों, दवाइयां और कुछ महत्वपूर्ण चीजें। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो हमें शायद करनी चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड डिजास्टर प्रोन स्टेट है, तो हमें इन सब चीजों के लिए थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए, हमें जागरूक होना चाहिए। तो डॉक्टर भावेश पांडे, आपने बहुत बेहतरीन बात हमारे श्रोताओं के सामने रखी कि हमें रेगुलर बेस पे आपदा प्रबंधन से जुड़ी हुई ये ड्रिल खुद से करनी चाहिए, ताकि जिससे हम लोग आने वाले भविष्य के लिए या फिर आने वाली जो आपदाएं हैं या जो चेतावनियां हैं उनके लिए हम तैयार हो सकें, उनसे हम सुरक्षित रह सकें। तो डॉक्टर भावेश पांडे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से और हमारे श्रोताओं की तरफ से। धन्यवाद जी। तो इसी के साथ मैं अनिल भी चाहूंगा आज के इस कार्यक्रम से इजाजत। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।